हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ विकास सोनी आईपी और आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आईपी क्लासेस। तो इस यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स फॉर डिफेंस एग्जाम। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी एनडीए के एग्जाम की 2021, एयरफोर्स के एग्जाम की, नेवी के एग्जाम की, सीडीएस के एग्जाम की, या करंटली पढ़ रहे हैं 11th क्लास में या कुछ दिनों में हो जाएंगे 12th क्लास में, तो ये वीडियोस उनके बहुत काम आने वाली है। इन वीडियोस के अंदर हम फिजिक्स के पोर्शन को कंप्लीट पढ़ेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर आप हमें फिजिक्स पढ़ा रहे हो, ये फिजिक्स होता क्या है? फिजिक्स में हमें किस चीज को पढ़ना है ना? क्वेश्चन तो यही आता है। अब फिजिक्स को समझे, भौतिक विज्ञान इसको कहा जाता है। तो हमारा इंसानों का ये जो नेचर है, हमारी ये जो प्रकृति है हमारे चारों ओर की, इसमें बहुत सारे इवेंट, बहुत सारी घटनाएं होती है, जिनमें कुछ ऐसे आप कॉमन समझ सकते हो, जैसे बारिश होना, सूर्य ग्रहण, सन का इधर से उधर जाना, सनराइज होना, सनसेट होना, रात को तारों का देखना। ऐसे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं, सिर्फ यही नहीं, बहुत हर एक चीज हमारी प्रकृति में हो रही है जो वो सब कहीं ना कहीं किससे जुड़ा है, वो फिजिक्स से जुड़ा है। तो हमारी फिजिक्स के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? ये होती है बेटा स्टडी, इसकी स्टडी ऑफ नेचर, प्रकृति की स्टडी। इसी को हमने क्या बोला? फिजिक्स नाम दे दिया। प्रकृति की स्टडी को, उसके अंदर जितने भी इवेंट है, फिनोमिना, उन सब की स्टडी फिजिक्स के अंदर आती है। अब सर फिजिक्स तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ये हमारा जो नेचर है, ये हमारी जो प्रकृति की छोटी थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ी है। तो बिल्कुल हाँ, फिजिक्स एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो क्या किया गया, इस बड़े सब्जेक्ट के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, चीजों को आसान करने के लिए, चीजों को समझने के लिए। उनमें से एक छोटी सी ब्रांच, एक छोटी सी शाखा बना दी, जिसको नाम दे दिया ऑप्टिक्स। अब खास बात क्या थी इसकी? ऑप्टिक्स की खास बात ये थी कि हमें ऑप्टिक्स के अंदर हमें प्रकाश के बारे में, हमें लाइट के बारे में सीखना है। लाइट से जुड़ी जितनी भी घटनाएं होती हैं, लाइट किसी पे गिरे तो क्या होगा, लाइट किसी एक चीज से दूसरे में जाएगा तो क्या होगा, ये सब चीजों को हमने एक साथ इकट्ठा रख दिया और उस हमने ब्रांच को नाम दे दिया ऑप्टिक्स। ऐसे ही साउंड, ध्वनि के बारे में अगर जितनी भी जानकारी हासिल करनी है, एक अलग से ब्रांच बना दीजिए ना, क्या नाम दे दिया? साउंड। इसी तरह से एक बना दी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, ऊष्मा, कि गर्म कोई चीज है, कोई चीज ठंडी है तो क्यों गर्म है, क्यों ठंडी है। चाय का अपने गिलास रखा, वो थोड़ी देर बाद ठंडा हो जाता है, क्यों हो जाता है? उसकी हीट का क्या, उसकी ऊष्मा का क्या? इन सब क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलते हैं जब आप पढ़ते हो थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन को। फिर आती है बारी मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में हम उन चीजों को पढ़ते हैं जो मूव कर रही हो, जो चल रही हो, जो गति कर रही हो। चाहे गति, चाहे प्लैनेट्स की हो, चाहे हमारे उपग्रहों की हो, सैटेलाइट की हो, मून की हो, चाहे एक गाड़ी चल रही हो, फोर व्हीलर हो, चाहे कार की बात हो, चाहे एरोप्लेन की बात हो, ये सब किस में आता है? ये मैकेनिक्स के पोर्शन के अंदर आता है। एंड उसी तरह से एक और है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सिर्फ ये 5 ही नहीं है, बहुत सारी और हैं, कि मैं मेन मेन बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है एक बारी किसकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हमने पढ़ना है, जिसको हमने आज की वीडियो में स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले नाम से सुने, देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज से, विद्युत से रिलेटेड आ गया है ना। मैग्नेटिज्म चुंबक से रिलेटेड आ गया, यानी मैग्नेट से जुड़ी हुई चीज है। बिल्कुल हाँ। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म शाखा के अंदर, इस ब्रांच के अंदर हम पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में, हम पढ़ने वाले हैं आवेश के बारे में। आवेश के बारे में जितना भी कुछ है वो हम सीखेंगे, चाहे आवेश रुका हुआ हो, चाहे वो चल रहा हो। अब जब आवेश चल रहा होता है तो बेटा उसको इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं, धारा बोल देते हैं। उसके अलावा उस किसी भी चीज के अंदर करंट जाने से उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। उन सब चीजों की जो जानकारी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर ही है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है बेटा? ये है स्टडी, किसकी? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की, आवेश की स्टडी। इसकी बेटा आवेश। अब भी मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज भैया दो तरह से इसकी स्टडी की जा सकती है, दो तरह से हम इलेक्ट्रिक चार्ज को, आवेश को समझ सकते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या कीजिए, आवेश जी को लाइए, इलेक्ट्रिक चार्ज को लाइए, बोला भैया रेस्ट करो, तुम एक जगह बैठ जाओ। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक चार्ज को एक जगह बिठा दिया। अब जब चार्ज को एक जगह बिठा दिया, उसके बारे में जानना स्टार्ट कर दिया कि जब ये बैठा हुआ होगा, जब ये रेस्ट पे होगा तो क्या क्या होगा, क्या इसके आसपास कोई फील्ड बनेगा, क्या ये किसी पे फोर्स लगाएगा, है ना। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब जानकारी इकट्ठा कर लो। तो उस ब्रांच को हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम दे दिया बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज को पढ़ते हैं, वो भी चार्ज को बिठा के, भैया आराम करो तुम। फिर जब ये थक जाएगा, बैठा बैठा बोलेगा जी मुझे तो चलना है, बोला कोई दिक्कत नहीं, चलने लग जा तू। चार्ज जब मूव करेगा, मोशन में आएगा, तब उसके आसपास के फिनोमिना कुछ अलग होंगे। रुका हुआ चार्ज है, फील्ड बनाता है।
जब चार्ज चल रहा होता है किसी में से, उसको, उसके मोशन को हम इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं, धारा बोल देते हैं। तो उस टाइम कुछ अलग घटनाएं होंगी उससे जुड़ी, तो हाँ बिल्कुल, हाँ उससे जुड़ी घटनाएं अलग होंगी, इसलिए एक अलग नाम दे दिया, उसको बोल दिया गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या नाम दिया गया बेटा? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब इलेक्ट्रो का मतलब अभी बताया इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक का मतलब रेस्ट या स्थिर, जब चार्ज रेस्ट पे है तब उसको जानना। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब, इलेक्ट्रो मतलब वही इलेक्ट्रिक चार्ज, और डायनेमिक्स का मतलब गति, मोशन, यानी जब चार्ज गति में हो तब उसका अध्ययन करना। किसमें आता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। और जो हम पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। किसमें आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आप बोलेंगे सर ये भी आपने बताया कि चार्ज चार्ज बार बार एक शब्द यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश, तो होता क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश? तो होता क्या है, किसने बताया? सबसे पहले इस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बताया विलियम गिलबर्ट। इन्होंने इस शब्द का यूज किया, मैं ये नहीं बोलूंगा सबसे पहले बताया, इन्होंने इलेक्ट्रिक चार्ज वर्ड का यूज किया। अब ये होता क्या सर, वो बताओ ना, हमें जानकारी वो दो, तो समझो। अब मैं आपको बोलूं कि आपके पास कोई दो ऑब्जेक्ट है, आपके पास कोई दो वस्तु है, क्या इनमें कोई फोर्स लग सकता है? बिल्कुल हाँ सर, हमने सीखा हुआ है कि कोई भी दो चीजें हैं वो एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, एक दूसरे की ओर खींचती हैं। किसकी वजह से? मास की वजह से, द्रव्यमान की वजह से। यानी जो पूरा ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसके अंदर हर दो चीजें एक दूसरे को अपनी ओर खींचती है। आ जा भैया आ जा, है ना, बुलाती है अपनी ओर, जाने का नहीं, बुला रही है पर जाने का नहीं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। वो क्यों करती है? मास की वजह से। तो मास की वजह से जब अट्रैक्ट करती है तो हमने ना उस फोर्स को एक स्पेशल नाम दे दिया, हमने उस फोर्स को बोल दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोल दिया? ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी दो चीजों के बीच में अगर अट्रैक्शन है तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ये फोर्स लग क्यों रहा है? क्योंकि उनका कुछ मास है, अगर ऑब्जेक्ट का मास होगा तभी लगेगा। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, क्या दो ऑब्जेक्ट जो हैं, आपको मैं फिर से बोलता हूं, ये एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ये रिपेल भी कर सकते हैं। क्यों? मास की वजह से अगर उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, तो क्या किसी दूसरी चीज की वजह से भी उनके बीच में फोर्स हो सकता है? वो अट्रैक्शन का एक दूसरे को खींचने वाला भी हो सकता है, वो दूर भगाने वाला भी हो सकता है। बिल्कुल हाँ। तो ये जो फोर्स होता है, इसको पहले तो नाम दिया गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम दिया बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स लगा क्यों दो चीजों के बीच में? इनके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, एक गुण है, जिसको नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारे यही तो टॉपिक है। मास की वजह से फोर्स लगता है ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसकी वजह से लगता है? वो लगता है चार्ज की वजह से, आवेश की वजह से। तो क्या हुआ चार्ज? जैसे मास किसी भी ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है, गुण है, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बेटा? ये क्या होता है? ये गुण होता है। ये क्या है बेटा? प्रॉपर्टी है। किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से क्या करते हैं? जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। किसको? टू दूसरी बॉडी। ठीक है बेटा, दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। किसकी वजह से? इस प्रॉपर्टी की वजह से। यानी अगर किसी के पास ये आवेश वाली, चार्ज वाली प्रॉपर्टी है, वो किसी दूसरे को अपनी ओर खींच सकता है या दूर धकेल सकता है। समझ आया? यानी मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मास की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज सर आता कहाँ से है? क्या मेरे पास चार्ज है? क्या मेरे हाथ में ये जो पेन है इस पे चार्ज है? चलिए इसको समझते हैं कि इसके अंदर क्या ऑलरेडी पहले से चार्ज होता है या हम लेके आते हैं। तो हमें बात करनी है एटम की, हमें बात करनी है परमाणु की। आपको पता होगा कि हर एक चीज, कुछ भी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे जिस फोन से देख रहे हैं आप, लैपटॉप से देख रहे हैं, पीसी से देख रहे हैं, जो भी हमारे आसपास में चीज है, वो हर एक चीज बनी है किससे? एटम से, परमाणु से। किसी भी चीज को तोड़ते जाओ, थक जाओगे तोड़ते तोड़ते। लास्ट में एक ऐसी स्टेज आएगी जब सबसे छोटी चीज मिलेगी जिसको आगे नहीं तोड़ सकते। यही कहा जाता था। उसको नाम दिया एटम, उसको नाम दिया परमाणु। अब एटम के अंदर, परमाणु के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है बिल्कुल सेंटर के अंदर, बिल्कुल सेंटर में एक पार्ट जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक। और उन न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होते हैं, चक्कर काट रहे होते हैं, कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन काट रहे होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन।
तो यानी कुल मिला के एटम के अंदर दो चीज हुई, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन। अब जब न्यूक्लियस को देखा गया तो इसके अंदर भी दो चीज मिली, एक मिला प्रोटॉन, एक मिला न्यूट्रॉन। यानी कुल मिला के मैं बोलूं एटम के अंदर सर तीन चीजें होती हैं। एटम के अंदर होता है प्रोटॉन, क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। और क्या होते हैं एटम के अंदर सर, होते हैं न्यूट्रॉन। एटम के अंदर होते हैं सर इलेक्ट्रॉन। तीन तरह की चीजें होती है एटम के अंदर। अब ये जो प्रोटॉन होता है उसको सिंपली पी से लिखते हैं, कई बार पी प्लस भी लिख देते हैं। न्यूट्रॉन को एन से लिख दीजिए और इलेक्ट्रॉन को मैं ई से लिख देता हूँ। ये जो प्रोटॉन होता है बेटा, इस पे चार्ज होता है, कितना होता है, इस पे चार्ज होता है प्लस का 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। न्यूटन बिल्कुल न्यूट्रल है, कुछ नहीं है चार्ज इस पे। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस का 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। क्लियर। अच्छा, हर एक एलिमेंट, आपको पता होगा हर एक एलिमेंट, चाहे वो आप ऑक्सीजन की बात करें, चाहे कार्बन की हो, चाहे आयरन की हो, किसी की भी बात करें, उसका एक एटॉमिक नंबर होता है, एक परमाणु संख्या होती है। और एटॉमिक नंबर बताता है बेटा आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, यही तो बताता है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि कार्बन है वो 6 नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका मतलब उसमें 6 प्रोटॉन है। ठीक है। और एक खास बात ध्यान देना, अगर किसी एटम में से कुछ भी कम नहीं हुआ या उसने कुछ लिया नहीं, तो उसके अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या बेटा, कि एक, ध्यान देना, एक एटम अगर किसी से कुछ ले नहीं रहा, किसी को कुछ दे नहीं रहा, तो उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा बराबर होंगे। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर है तो जितना प्लस का है उतना ही माइनस का है, तब हम बोलेंगे कि जो एटम है बेटा वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। एक छोटा सा क्वेश्चन बना दो यहाँ से, क्या, कि एक एटम का टोटल चार्ज, टोटल आवेश कितना है, सर जीरो। क्यों जीरो, जितने उस पे प्लस के प्रोटॉन है उतना ही तो वो इलेक्ट्रॉन माइनस का लेके घूम रहे, ओवरऑल कितना हुआ, जीरो हो गया। कितना हो गया बेटा, जीरो। याद रखेंगे इसको। अब हमें पता लग गया कि हर एक चीज के अंदर होते हैं एटम, और एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बैठे हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जनरली क्या होता है, दोनों बराबर होते हैं। और अगर मैं आपको बोल दूं कि बराबर नहीं है, किसी एटम था, कोई आपके पास कुछ इस तरह से एटम था, और उसने क्या किया, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो बाहर निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन निकाल दिए बाहर, उसमें से इलेक्ट्रॉन हो गए कम। अब अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उसके अंदर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए, किसके कंपैरिजन में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। अब प्रोटॉन का बढ़ना मतलब प्लस वाला बढ़ना, माइनस वाला कम होना। यानी ओवरऑल देखा तो इस पे प्लस वाला ज्यादा है, तो हमने क्या बोल दिया कि इस ऑब्जेक्ट पे, इस चीज पे जिसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, अपने से बाहर निकाल दिए, इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, जिसने क्या किया बेटा, लॉस कर दिया किसका, इलेक्ट्रॉन का, हम बोल दिया उस पे जो चार्ज आया उसको एक नाम दे दिया, क्या बोला, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव। और अगर क्या हो, अगर किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, तो इलेक्ट्रॉन मिलना यानी प्रोटॉन इस बार कम होंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि उसको मिले हैं कहीं से। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा मतलब उस पे नेगेटिव वाला पार्ट ज्यादा आ गया। यानी कब आया ये, जब उसने कहीं से इलेक्ट्रॉन लिए। अगर कोई भी वस्तु है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, क्या करता है बेटा, गेन करता है इलेक्ट्रॉन का, तो उस पे जो चार्ज आता है उसको क्या नाम दिया, नेगेटिव। तो हमने चार्ज की दो कैटेगरी बना दी, एक को बोला पॉजिटिव, एक को बोला नेगेटिव। किसको बोला पॉजिटिव, अगर न्यूट्रल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करे, किसी से इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, तो बोल दिया पॉजिटिव चार्ज है। और अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए, उसको बोल दिया उस पे नेगेटिव चार्ज है। क्लियर। अब प्लस माइनस नाम की क्यों दिया, क्योंकि आप देखेंगे जैसे मैथमेटिक्स में एक प्लस का नंबर माइनस वाले को जीरो कर सकता है, नल कर सकता है, न्यूट्रल कर सकता है, वैसे ही किसी बॉडी पे, एक बॉडी पे चार्ज किसी दूसरे बॉडी के चार्ज को जीरो कर सकता है, नल कर सकता है। वही तो तभी होगा ना जब एक क्या हो, दूसरे के अपोजिट पोलैरिटी का हो। अगर एक को मैं पॉजिटिव बोलूं तो दूसरे को माइनस का बोलना पड़ेगा, नेगेटिव बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक प्लस और माइनस ही तो मिलकर जीरो बनाते हैं। इसलिए पॉजिटिव नेगेटिव नाम दिए। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव नाम किन्होंने दिए, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम से एक फिजिस्ट, समझ लीजिए, उन्होंने ये कहा कि टाइप ऑफ चार्ज दो होंगे, एक को पॉजिटिव बोल दो, एक को नेगेटिव बोल दो। अब ये जो चार्ज है उसको मेजर कैसे करते हैं, मेजर मतलब उसको मापने की कोई इकाई है, जैसे कि द्रव्यमान है, मास है, उसको मापने के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, समय के लिए हम टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं, टेम्परेचर के लिए केल्विन हो जाता है, डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इस चार्ज को मापने के लिए है कोई, बिल्कुल हाँ,
चार्ज को मापने के भी यूनिट है। अगर आपकी बात चल रही हो एसआई सिस्टम की, तो एसआई सिस्टम में चार्ज का जो यूनिट होता है बेटा वो होता है कूलम, जिसको कि कैपिटल सी से भी लिखा जाता है, कूलम। ये साइंटिस्ट के नाम पे है। फिर 1 कूलम होता कितने? अब आपको फॉर्मूला पता हो, करंट होता है चार्ज बाय टाइम। करंट होता है चार्ज बाय टाइम, तो यहाँ से चार्ज क्या है बेटा? करंट इनटू टाइम। अब ये चार्ज 1 कूलम कब होगा? Q की वैल्यू 1 कूलम कब होगी? जब I की वैल्यू, करंट की वैल्यू 1 हो। करंट को एम्पियर में लिखते हैं तो 1 एम्पियर लिखा, मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना बेटा? 1 सेकेंड हो। यानी जब 1 एम्पियर करंट हो और 1 सेकेंड टाइम हो तो चार्ज ऑटोमेटिक कितना होगा? 1 कूलम। यानी 1 कूलम जो हुआ वो एम्पियर सेकेंड के इक्वल हुआ। यानी कहीं पर आपको एम्पियर सेकेंड लिखा है तो समझ आना एम्पियर सेकेंड क्या है? ये कूलम ही है। कूलम का दूसरा नाम ही है एम्पियर सेकेंड। फिर चलते हैं सीजीएस सिस्टम पे। सीजीएस सिस्टम क्या है? ऐसे सिस्टम तो वो होता है जो हर जगह एक्सेप्टेड है। सीजीएस सिस्टम सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड वाला सिस्टम। अब इसमें बेटा चार्ज के दो तरह के यूनिट होते हैं, एक होता है ईएसयू और एक होता है ईएमयू। कौन कौन सा बताया? ईएसयू और ईएमयू। जब चार्ज आवेश रुका हो, रेस्ट पे हो, तब जब हम उसको मापते हैं, हमने एक यूनिट बना लिया, उसको नाम दे दिया ईएसयू। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या नाम है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका एक और नाम है, इसको बोल देते हैं स्टेट कूलम। स्टेट कूलम। या फिर एक और नाम है साइंटिस्ट के नाम पे, बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे, फ्रैंकलिन। ईएसयू, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन एक ही बात है। अब ये होता कितना है? 1 कूलम चार्ज के अंदर 3 गुना 10 की पावर 9 स्टेट कूलम होते हैं, या फिर 1 कूलम में 3 गुना 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन होते हैं, या फिर ईएसयू होते हैं। एक और यूनिट भी है ईएमयू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। जब चार्ज मोशन में हो, गति में हो, तब उसके लिए यूनिट यूज होता है ये ईएमयू। और ये क्या है? इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं एबीसी। एबीसी, एब कूलम या एब्सोल्यूट कूलम बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, ध्यान देना। 1 एब कूलम जो होता है वो होता है 10 कूलम के इक्वल। एब कूलम, एब्सोल्यूट कूलम। एंड बारी आती है क्या इनके अलावा भी कोई यूनिट है? बिल्कुल हाँ, इसके अलावा भी यूनिट है, अदर यूनिट भी है कुछ। एक बहुत ही फेमस और चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट, लार्जेस्ट यूनिट कौन सा बेटा? वो है फैराडे। फैराडे, चार्ज को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? फैराडे। और 1 फैराडे कितना होता है? 96500 कूलम। 96,500, 96,500 कूलम। इस वैल्यू को 1 फैराडे कहा जाता है। उसके अलावा एक और यूनिट है, प्रैक्टिकल यूनिट जिनको बोल सकते हो आप, वो होता है एम्पियर आवर। एम्पियर आवर, एच से लिखते हैं, तो ये होता है किसके इक्वल? 3600 कूलम। 3600 कूलम वैल्यू को 1 एम्पियर आवर कहा जाता है। तो ये थे किनके यूनिट्स बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के यूनिट थे। तो चार्ज की वैल्यू जनरली आपको इनमें मिलती है। इलेक्ट्रिक चार्ज का कंसेप्ट हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, वो गुण है जिसकी वजह से वो किसी दूसरे को या तो अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, पास बुलाता है, या दूर भगाता है, उसको रिपेल करता है। ये प्रॉपर्टी आती कैसे, ये भी मैंने बताया था। अगर किसी भी चीज से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए जाएं या उसको इलेक्ट्रॉन दे दिए जाएं तो उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी आ जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो वो प्लस का चार्ज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन अगर दे दें तो उस पर माइनस का चार्ज आ जाता है। अब अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है कि क्या हम चार्ज के कंसेप्ट के बेस पे मटेरियल्स को, वस्तुओं को क्या हम डिवाइड कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ, हमने मटेरियल्स को क्लासिफाई किया किसके बेसिस पे? इलेक्ट्रिक चार्ज पे। और उसकी 3 कैटेगरी बनाई। जो सबसे पहली कैटेगरी बनाई बेटा उनको कहा गया कंडक्टर्स। क्या कहा गया? कंडक्टर्स, जिनको कि चालक भी कहा जाता है। दूसरी कैटेगरी बनाई जिसको कहा जाता है इंसुलेटर्स, जो कि चालक नहीं होते, कुछ चालक जिनको बोल सकते हो, या इनको विद्युत विरोधी कहा जाता है। और तीसरा होता है वो होता है डाइलेक्ट्रिक, पैरावैद्युत इनका नाम होता है। तो ये 3 कैटेगरी है। अब ये तीनों होती क्या सर? क्या हमारे काम की है? बिल्कुल हाँ, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। पहले हम जिक्र करते हैं किसका? कंडक्टर्स का। कंडक्टर्स जैसा कि नाम से समझ सकते हैं, कंडक्ट करने वाले, चालक। सिंपल भाषा में बताऊं तो ऐसी कोई भी चीज जिसके अगर अंदर चार्ज दे दिया जाए तो वो चार्ज उसके अंदर से फ्लो कर सकता है। अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके पास कोई इस तरह का मटेरियल है, आपने क्या किया, यहाँ पर इस जगह पर उसको कुछ चार्ज दिया, और क्या देखा, थोड़ी देर बाद वो चार्ज इस जगह से गायब हो गया, वो आगे चला गया। यानी इसकी खास बात क्या थी कि ये जो भी मटेरियल था मुझे नहीं पता, लेकिन इसको एक जगह चार्ज देने से इसके अंदर से चार्ज तो फ्लो कर गया।
ऐसी हर एक वस्तु को, ऐसी हर एक ऑब्जेक्ट को हम क्या बोल देंगे? कंडक्टर। आप लिख सकते हो कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें चार्ज कैन फ्लो, जिनमें चार्ज कैन फ्लो, जिनमें चार्ज फ्लो कर सकता है, समझे? उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। क्या आप कंडक्टर हैं? क्या आपके अंदर से करंट फ्लो कर सकता है? बिल्कुल हाँ, बहुत बार महसूस किया है, इवन शॉक लगा होगा। कभी किसी अप्लायंस को गलती से टच कर दिया हो तो आपने क्या देखा होगा कि वहां उस जगह पर टच करने से आपको शॉक महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में से चार्ज फ्लो हो गया। फ्लो ऑफ चार्ज को करंट ही तो बोलते हैं। हमारी बॉडी बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो एग्जांपल्स में क्या मैं सबसे पहले हमारा इंसानों का ही लिख दूं कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो बहुत अच्छी कंडक्टर है। उसके अलावा जो मेटल्स होती है बेटा, जनरली धातु जिनको बोलते हैं, बहुत अच्छी कंडक्टर्स कहलाती हैं। इसके अलावा हमारी जो अर्थ है, धरती माता, बिल्कुल वो भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। उसके अलावा साल्ट सॉल्यूशन, मतलब पानी और लवण का जो घोल होता है, उनको आप बोले तो वो भी बहुत अच्छा कंडक्टर्स कहलाते हैं। अब मेटल्स के अंदर बात की जाए तो जो सबसे अच्छा होता है, बेस्ट, वो ध्यान देना, सिल्वर। यानी नंबर 1 की बात आई सबसे पहले किसको रखना है कंडक्टिविटी में? तो नंबर 1 आता है सिल्वर, चांदी। चांदी के बाद आती है हमारी कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की। चांदी महंगी होने की वजह से हम घर में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो घरों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं कॉपर। तो यानी हमारे घर में जो तारें लगी होती हैं बिजली की, वो कॉपर से बनी होती है, उसके अंदर कॉपर की ही वायरिंग होती है। उसके अलावा एल्यूमिनियम का भी यूज किया जाता है दूर तक ट्रांसमिशन। जो आपके घरों के बाहर बड़े बड़े खंबे लगे होते हैं, उनके ऊपर जो वायरिंग जा रही होती है, जनरली उनमें एल्यूमिनियम की वायर का यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर इनके पास ऐसा क्या है जो ये अच्छे कंडक्टर है? चलिए उसको समझ लेते हैं। अब एक मैंने कंडक्टर को बनाया, एक कंडक्टर है तो कंडक्टर एक मटेरियल। अब कंडक्टर एक मटेरियल है तो उसमें जितना प्लस का यानी न्यूक्लियस पे है उतने एक माइनस का। जैसे मैंने ये प्लस माइनस दिखा है, तो प्लस वाले को समझे, ये न्यूक्लियस है, और जो मैं ये ई लिख रहा हूँ ये उसके फ्री इलेक्ट्रॉन है। कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है? ये फ्री वाले इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या, जब आप इस तरह के किसी मटेरियल को जो कि कंडक्टर है, उसके एक तरफ कहीं से आप चार्ज दे दो, तरफ क्या कर दो? चार्ज दे दो, तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये फ्री है, बेटा ध्यान से सुनना, अगर ये फ्री है तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन माइनस वाला प्लस की ओर भागेगा, ये तो इसकी तरफ जाएगा। तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन निकला तो क्या बचा? सिर्फ प्लस का बचा। अब इस प्लस को भरने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से निकला इधर की तरफ चला, यानी प्लस यहाँ पर पहुंच गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को देखो, ये इधर पहुंचा, ये प्लस यहाँ आ गया, तो धीरे धीरे प्लस वाला किधर की तरफ मूव कर रहा है? इधर की तरफ मूव कर रहा है। प्लस वाला इधर मूव कर रहा है। और कारण क्या था? कारण था ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे बेटा। क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही कंडक्टर्स क्या करते हैं? अपने अंदर चार्ज को फ्लो होने देते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलिए अब दूसरी कैटेगरी पे, जो की है इंसुलेटर। अब इंसुलेटर जिनको कि हम विद्युत रोधी या फिर कुचालक बोल देते हैं, ये वो वस्तुएं हैं, ये वो मटेरियल है जिनमें चार्ज फ्लो नहीं करता। यानी अगर मैं बात करूं, ये मेरे पास जो पेन है, मैं इसको यहाँ पर कुछ चार्ज दूं, वो चार्ज अगर यहीं रह जाए, वो आगे ना जाए, तो इस तरह के मटेरियल्स को क्या बोलते हैं? इंसुलेटर बोलते हैं। तो मैं लिख सकता हूं जिनमें चार्ज फ्लो नहीं होता, जिनमें चार्ज फ्लो नहीं होता बेटा, उनको क्या बोल देते हैं? इंसुलेटर बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल के अंदर देखिए, तो अगर मैं बात करूं प्लास्टिक की, बिल्कुल हाँ। रबड़ की बात करूं तो रबड़ भी इसका एग्जांपल है। आपके घर पे जो तारे हैं जिसपे कॉपर की वायर मैंने बोला, तो क्या वो कॉपर की वायर डायरेक्ट ओपन है? नहीं ना, उसके ऊपर कवरिंग होती है। वो कवरिंग जनरली प्लास्टिक की या फिर रबड़ की होती है। इसके अलावा जो बटन्स होते हैं, प्लग्स होते हैं, सभी देखिए आप, इंसुलेटर कोई ना कोई मटेरियल होता है, उससे बने होते हैं। उसके अलावा जो हवा है बेटा, एयर, वो भी इंसुलेटर है। वुड है, वो भी इंसुलेटर है। ऐसे बहुत सारे ढेरों एग्जाम्पल है जो किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? इंसुलेटर। अब कारण क्या आपको कंडक्टर का कारण पता था? उसका कारण था फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इनका कारण भी क्या होगा? इनके पास नहीं है, they do not have, क्या नहीं बेटा इनके पास? they do not have फ्री इलेक्ट्रॉन। इनके बेचारों के पास शायद फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, होते तो ये भी कंडक्टर होते। चलिए इसके बाद बात करते हैं तीसरी कैटेगरी की, डायलैक्ट्रिक्स। डायलैक्ट्रिक्स जिनको कि पैराविद्युत भी कहा जाता है। आप ये समझिए, डायलैक्ट्रिक कुछ इंसुलेटर को ही कहा जाता है, कुछ इंसुलेटर को ही। कब कहा जाता है? देखिए, इंसुलेटर जो होते हैं उनमें चार्ज फ्लो नहीं करता, लेकिन जब आप इंसुलेटर पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड लगा दो, तो वो भी कभी कभी इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करता है।
ध्यान से सुनना कि जो बॉडी ऐसी चीज जिसमें चार्ज फ्लो तो नहीं करता, लेकिन बाहर से आप अगर अप्लाई कर दो फील्ड तो वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करने लग जाता है। तो मैं क्या लिखूं, ये वो इंसुलेटर है, ये वो कुछ इंसुलेटर हैं, कुछ इंसुलेटर जो क्या करते हैं, जो शो करते हैं, दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को। कब, जब आप उस पे क्या करो, व्हेन बाहर से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, उस पे बाहर से फील्ड लगाए। हालांकि इसके बारे में डिटेल में पढ़ते नहीं आगे। अब कुछ इंसुलेटर बोला जैसे कि माइका, प्रोसिलिन, जनरली जो कंटेनर होते हैं माइक्रोवेव ओवन की प्रोसिलिन से बने होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हैं किसके बेटा, डाइलेक्ट्रिक के। अब इनमें होता क्या है देखिए, कुछ समझे कि मान लीजिए ये आपके पास कोई एक मटेरियल है, उसमें प्लस माइनस के हैं, बराबर हैं, लेकिन है तो इंसुलेटर, फ्री नहीं है कुछ भी इसके अंदर। अब आपने क्या किया, इसके एक तरफ प्लस की एक बड़ी प्लेट रखती जिसपे बहुत सारा ढेर सारा प्लस का चार्ज है, और दूसरी तरफ एक ऐसी प्लेट रखती जिसपे ढेर सारा माइनस का चार्ज है। अब होगा क्या, साइड में प्लेट्स की वजह से कि जो प्लस वाले हैं ये सारे के सारे इधर की ओर जाने की कोशिश करेंगे, खींचने वाला आ गया, और ये माइनस वाले सारे के सारे इधर जाने की कोशिश करेंगे, खींचने वाला आ गया। तो अब होगा क्या, ये मटेरियल के अंदर आप देखोगे तो माइनस इधर प्लस इधर, माइनस इधर प्लस इधर, यानी ये रीअरेंज हो जाएंगे, है ना। कि रीअरेंज होने से क्या हुआ, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आए, जिसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ऐसे मटेरियल को डाइलेक्ट्रिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक। कारण समझ गए होंगे क्या कारण है इसका, इसका कारण है अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड की वजह से ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो कैटेगरी शायद समझ गए होंगे। तो अब क्वेश्चन आता है कि सर चार्ज समझ गए होता क्या है, पता भी लग गया चार्ज किस में फ्लो करेगा किस में नहीं करेगा। अब सर ये चार्ज आता कहाँ से, क्या मेरे पे चार्ज है, मुझे इस चीज को चार्ज करना है, कैसे चार्ज करूं, क्या मेरे पास कोई तरीका है। बिल्कुल हाँ, हम ऑब्जेक्ट्स को चार्ज कर सकते हैं। उनमें से कुछ तरीके तो ऐसे हैं जो आप बहुत टाइम पहले से यूज करते आ रहे हैं, जिनका आपको पता है क्या है। देखिए सबसे पहला तरीका जो है उसको बोलते हैं बाय कंडक्शन। क्या बेटा, बाय कंडक्शन। दूसरा तरीका है उसको बोलते हैं बाय इंडक्शन, बाय इंडक्शन। और तीसरा तरीका है जो उसको बोलते हैं बाय रबिंग। रबिंग वाला तरीका आप यूज करते आ रहे हैं, जब अभी एग्जांपल बताऊंगा आप बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। तो तीन तरीके हैं आपके पास किसी भी बॉडी को चार्ज करने के। पहला कंडक्शन, फिर इंडक्शन, और तीसरा है रबिंग। कंडक्शन, इंडक्शन, रबिंग। कंडक्शन को स्टार्ट करें। अगर आपको मैं बोलूं आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसपे चार्ज नहीं है, जिसपे चार्ज नहीं है यानी क्या है, ये अनचार्ज है। अब अनचार्ज कब है, जितना प्लस का उतना माइनस का, जितना प्लस का उतना माइनस का, प्लस माइनस है लेकिन बराबर है, तभी तो वो अनचार्ज है। अब क्या किया, आप उसके पास एक ऑब्जेक्ट को लेके आए ये इस तरह से, और इस पे ढेर सारा चार्ज है कुछ ना कुछ, यानी ये चार्ज्ड बॉडी है बेटा। ये क्या है, चार्ज बॉडी। अब क्या करो, अगर आप इस चार्ज बॉडी को इस अनचार्ज के साथ टच करो, दोनों को टच कीजिए, या फिर दोनों को एक तार से, एक ऐसी चीज से जोड़ दो जो कंडक्टर हो, यानी आपने दोनों का क्या करना है, कांटेक्ट जरूर करना है, ठीक है, बाय कांटेक्ट। वो दोनों चीजें कांटेक्ट में हो। इससे होगा क्या, कांटेक्ट में लाओगे तो आप देखेंगे कि ये कंडक्टर है, और कंडक्टर में चार्ज तो फ्लो कर जाता है, तो ये जो प्लस का चार्ज है वो यहाँ से होके किधर चला जाएगा, वो उस अनचार्ज बॉडी में चला जाएगा। तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है, जैसे ही चार्ज बॉडी को अनचार्ज के साथ क्या करते हैं भाई, कांटेक्ट में लेके आते हैं, जब उसको उसके साथ टच करते हैं तो क्या होता है, सेम चार्ज फ्लो करता है। क्या करता है बेटा, सेम चार्ज फ्लो। सेम चार्ज फ्लो का मतलब कि इस पे प्लस का है तो प्लस का ही उधर गया, इस पे माइनस का होता तो उसमें माइनस का ही जाता। अच्छा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखना है क्या, कि ये मेथड कंडक्टर्स के लिए, क्योंकि कंडक्टर में ही तो चार्ज फ्लो करता है, तो ये मेथड किन के लिए है, फॉर कंडक्टर्स के लिए। तीसरी चीज ध्यान दीजिए, अगर आपको कह दिया जाए कि आपके पास इस तरह से दो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों हूबहू एक हम शक्ल, जुड़वा भाई समझ लीजिए, एक ही चीज से बने हैं, एक जैसे हैं, शेप साइज सब पे। एक पे चार्ज है क्यू, दूसरे पे चार्ज नहीं है, दोनों को टच किया, टच करने से
होगा क्या समझें, टच करने से दोनों का जो चार्ज है वो दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, यानी इसको भी Q/2 मिल जाएगा, इसको भी Q/2 मिल जाएगा। समझे आप कि कंडक्टर्स जब आइडेंटिकल हो उनको टच करते हैं तो चार्ज एक से दूसरे में चला जाता है। कितना जाएगा? अगर वो दोनों आइडेंटिकल है तो चार्ज आधा आधा हो जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से आपने इसका आंसर कमेंट में मुझे बताना है कि आपके पास फिर से दो कंडक्टर्स हैं इस तरह से, इस पे चार्ज है 2Q और इस पे चार्ज है सिंपली Q, दोनों को टच किया, टच करने के बाद का दोनों पे चार्ज कितना होगा? आइडेंटिकल है, ठीक है, आइडेंटिकल है। अच्छा इसी के साथ साथ एक चीज ये भी मैंने बता दी कि अगर वो क्या है, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं, तो चार्ज जो होगा क्या होगा, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्या होगा बेटा? चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। इंपॉर्टेंट चीज है ये, ध्यान देना इसको। और अगर बॉडी आइडेंटिकल ना हो, नॉट आइडेंटिकल हो, तो चार्ज का क्या होगा? तो चार्ज का क्या होगा? ये भी आपके लिए क्वेश्चन है, अगर आंसर पता है तो कमेंट करके बताएंगे, वरना आगे वाली वीडियोस के अंदर इसका आंसर भी आपको बता दिया जाएगा। तो पहला मेथड समझ आया बाय कंडक्शन। अब चलते हैं हमारे दूसरे मेथड पे जो कि है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन इंड्यूस होना, इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है, एक मटेरियल है जिसपे चार्ज नहीं है, यानी ये क्या हुआ बेटा? अनचार्ज है, ठीक है। इसमें जितना प्लस का उतना माइनस का, न्यूट्रल हुआ ना, प्लस माइनस है लेकिन बराबर है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है, ना तो प्लस वाला एक्स्ट्रा ना माइनस वाला एक्स्ट्रा, ये चार्ज नहीं है। अब क्या किया आप, इसके पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट को लेके आए जिसपे ऑलरेडी पहले से चार्ज है, मैंने मान लिया वो प्लस का चार्ज है, तो ये क्या हुआ? ये तो चार्ज हुई। अब ध्यान देना एक चीज स्पेशल सबसे, कि विदाउट टचिंग, ध्यान देना विदाउट टचिंग, इसमें टच नहीं करना। पिछले वाले में तो दोनों का कांटेक्ट करवाया था, इसमें विदाउट टचिंग हो रहा है, आपने उसको टच नहीं किया। लेकिन अगर ये प्लस वाला स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, ये इन प्लस वालों को तो दूर धक्का मारेगा कि भागो तुम दूर जाओ, और इन माइनस वालों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। माइनस वालों को क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ। तो होगा क्या, इस बॉडी के अंदर आप देखोगे, इस बॉडी के अंदर इस तरह से जो माइनस वाले हैं वो सारे किधर आ जाएंगे? माइनस वाले सारे के सारे इधर की ओर आ जाएंगे, क्योंकि प्लस वाला अट्रैक्ट कर रहे हैं, और प्लस वाले रिपल्शन की वजह से इधर चले जाएंगे। कुछ ऐसा ही तो सीन हो जाएगा, यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन। और अब मैं क्या करूं, अगर इस बॉडी को यहां से हम किससे जोड़ दें? अर्थ के साथ जोड़ दें, अर्थिंग कर दें। अब अर्थिंग करने से होता क्या है, देखें, अर्थिंग करने से इलेक्ट्रॉन जो है वो अर्थ से बॉडी में भी जा सकते हैं, बॉडी से अर्थ में भी जा सकते हैं। अब अगर आपने प्लस वाले को अर्थ से जोड़ा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन अर्थ से आएंगे और इस प्लस वाले को न्यूट्रल कर देंगे, यानी इसको इतने वाले पार्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। अब जब इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे तो मुझे बताओ पीछे क्या बचेगा? पीछे इस बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएंगे बेटा? माइनस के बच जाएंगे। तो इस तरह से ये जो बॉडी है वो क्या हो गई? चार्ज हो गई। किसने किया? इसने किया। इस चार्ज की वजह से यहाँ पर माइनस के एक तरफ इकट्ठे हो गए, प्लस के एक तरफ इकट्ठे हो गए, तो इस चार्ज को बोलते हैं इंड्यूसिंग चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा? इंड्यूसिंग चार्ज, क्योंकि इसने इंड्यूस करवाया है सब कुछ। और ये दोनों जो आए इसकी वजह से इधर की तरफ माइनस का आ गया, इधर की तरफ प्लस का आ गया, इनको बोलते हैं इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोलते हैं? इंड्यूस्ड चार्ज। ये चार्जिंग बाय इंडक्शन का एग्जांपल है। अच्छा एक एग्जांपल और देखें जो आपने नॉर्मल लाइफ में देखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक चार्ज्ड बॉडी अनचार्ज्ड को अट्रैक्ट कर सकती है? कैन चार्ज्ड बॉडी अट्रैक्ट अनचार्ज्ड बॉडी? बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। यस यस, तो कैसे बताएं, समझते हैं। मेरे पास ये एक चार्ज बॉडी है, इस पे चार्ज है प्लस का, ऐसे बहुत सारा प्लस का चार्ज। क्या ये अनचार्ज को अट्रैक्ट कर सकती है? तो अनचार्ज बना लिया मैंने, ये एक अनचार्ज बॉडी बना ली। अनचार्ज का मतलब प्लस माइनस है लेकिन बराबर है, प्लस माइनस है लेकिन बराबर है। जैसे ही इसको इसके पास लेके गए तो बताओ क्या होगा? आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या होगा कि ये प्लस वाले इन माइनस वालों को अपनी ओर ऊपर खींचेगा, माइनस को अपनी ओर खींचेगा, इस तरह से हर एक माइनस को खींचेगा, और प्लस वालों को नीचे की तरफ धक्का मारेगा, प्लस वालों को रिपेल करेगा। तो होगा क्या, इसके अंदर माइनस वाले सारे ऊपर की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे और प्लस वाले सारे नीचे की तरफ इकट्ठे हो गए। ऐसे तो होगा। क्यों हुआ? क्योंकि ऊपर कौन है? ऊपर तो प्लस वाली बॉडी है, चार्ज बॉडी है। अब मुझे बताओ कि इस नीचे वाले के अंदर इंडक्शन की वजह से ऊपर की तरफ माइनस का आया, नीचे की तरफ प्लस का आया। अब मुझे बताओ इस प्लस के नजदीक कौन सा? ये माइनस वाला प्लस के नजदीक है, तो इधर इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा क्योंकि माइनस वाले को तो प्लस खींचता है।
और इस प्लस वाले को नीचे की तरफ धक्का मारेगा, रिपेल करेगा। और माइनस के नजदीक होने की वजह से ये ऊपर वाला फोर्स ज्यादा है, तो ये ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। ये ऊपर की तरफ क्या हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। तो ये है चार्जिंग बाय इंडक्शन का एग्जांपल। एक और एग्जांपल आपको पता होगा, एक कंघे को जब बालों से रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद वो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। कारण क्या है, शायद समझ गए होंगे, यही कारण है, क्योंकि कंघे पे भी चार्ज होता है नेगेटिव, अब कागज के टुकड़ों पे तो नहीं है। तो क्या होगा, इंडक्शन की वजह से यहाँ पर प्लस का आ जाएगा और इधर माइनस का आ जाएगा। ऊपर की तरफ प्लस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। ऊपर प्लस नजदीक है तो ऊपर की तरफ अट्रैक्टिव फोर्स लग जाएगा और ये कागज के टुकड़े कंघे की तरफ चले जाएंगे। तो ये किसका एग्जांपल है, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इस तरह से जो चार्ज रुका हुआ है उसने इंडक्शन किया, उसी का एग्जांपल है। अब चलते हैं हमारे तीसरे मेथड पे, बाय रबिंग। रबिंग या फ्रिक्शन बोल दो, रगड़ना, रगड़ने से भी बॉडी चार्ज हो जाती है। सर ऐसे कैसे होती है? अब होता क्या है, देखिए रब करने से। अब मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास इस तरह से दो ऑब्जेक्ट हैं, दो वस्तुएं हैं, इसका नाम ए रख दिया, इसका बी रख दिया। देखो अब हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर बेटा एटम होता है, एटम से तो बने। अब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एटम के अंदर सर न्यूट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन तीनों होते हैं। लेकिन एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है क्योंकि वो बाहर होते हैं न्यूक्लियस के। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो वो तो उनको तो बाहर नहीं निकलने देगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन है भैया, वो जा सकते हैं इससे बाहर, एटम से बाहर जा सकते हैं। और वो भी अपने आप नहीं जाएंगे। मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरे हाथ में कोई मेटेरियल है, मैंने उसके इलेक्ट्रॉन्स को बोला भैया बाहर आ जाओ, मुझे तेरी जरूरत है, ऐसे नहीं आएंगे। आपको हर एक चीज को कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ती है और तभी उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। अब आपने इन दोनों मेटेरियल्स को रब करना स्टार्ट किया, क्या करना किया, रब करना स्टार्ट किया। रब करने से आपको पता है, रबिंग से, फ्रिक्शन से एनर्जी बनती है। वो एनर्जी इसको भी मिली, वो एनर्जी इसको भी मिली, इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी मिली, इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी मिली। क्या अब दोनों सेम टाइप के हैं? मटेरियल अलग अलग प्रॉपर्टीज रखते हैं। अगर मैं बोलूं लेट अस सपोज ए एक ऐसी बॉडी है जिसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी बाहर निकलते हैं, इनको थोड़ी एनर्जी चाहिए, तो यहाँ से तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और वो कहाँ चले जाएंगे, वो तो बी में चले जाएंगे। अब ये बॉडी पहले न्यूट्रल थी, इस पे कोई चार्ज नहीं था, जितना प्लस का था उतना माइनस का था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दी। अब इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये तो कर रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब इसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, ये तो कर रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो गेन करता है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। इस मेथड में रबिंग से एक चीज पे अगर प्लस का चार्ज आ रहा है तो दूसरे पे माइनस का आता है, और दोनों वैल्यू में होते भी बराबर है, इसको ध्यान देना। दोनों होते भी क्या है, बराबर है, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पहले से निकले उतने ही तो दूसरे में गए होंगे। अब रबिंग वाला एग्जांपल कहाँ किया है, आपने बहुत जगह देखा है। एक बैलून को जब बालों से रब करते हैं, एक बैलून को जब बालों से रगड़ते हैं, तो क्या होता है, बालों से इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल कर कहाँ चले जाते हैं, बैलून में। अब इलेक्ट्रॉन बैलून पर पहुंच गए, माइनस वाली चीज बैलून पे आ गई तो बैलून पे नेगेटिव चार्ज हो गया और हमारे बालों पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। यानी पॉजिटिव रहने का एक तरीका, आपको बोले कि स्टे पॉजिटिव, एक तरीका है गुब्बारे को सिर से रब करो, ऐसे रगड़ो, क्योंकि जब जब आप एक बैलून को बालों से रब करोगे आप पॉजिटिव होते जाओगे, आपको पॉजिटिवनेस मिलती रहेगी। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। समझ रहे हैं ये एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आप एक कोम को, अब बैलून की जगह एक कोम होता, एक कंघा होता, तो भी यही सेम से कंघे को रगड़ने से भी इलेक्ट्रॉन्स जो है बालों से निकल के कंघे में चले जाते हैं। वो जो कोम है वो माइनस का चार्ज हो जाता है और हमारे हेयर वो पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि किस चीज पे प्लस का चार्ज आता है, किस पे माइनस का चार्ज आता है। साथ ही साथ ये बताइए, जब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जा रहे हैं, क्या दोनों में मास का कोई डिफरेंस आ जाएगा? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे माइंड के अंदर। पहला क्वेश्चन तो यही है कि सर क्या मास में डिफरेंस आएगा? अगर हम बालों के साथ, ये मान लीजिए ऐसे बाल हैं, बैक व्यू में, ठीक है, इसको रब कर रहे हैं किसी चीज के साथ, मान लीजिए कोम के साथ ही रब कर रहे हैं, तो रबिंग से आपको पता है इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाते हैं, क्या दोनों के मास में डिफरेंस पड़ेगा? बिल्कुल हाँ। अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो जनरली आप देखेंगे किसी में से कोई चीज निकलती है तो उसका मास तो डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और कोम के अंदर इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से इसका मास क्या हो जाता है, इंक्रीज। हालांकि इंक्रीज बहुत ही कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत कम वैल्यू का होता है, कितना, 9.1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ kg। लेकिन फिर भी हाँ चेंज होता है। यानी जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है, बेटा ध्यान देना, जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है उसका मास इंक्रीज हो जाता है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, इस पे पॉजिटिव है, इसका मास डिक्रीज हो गया। ठीक है, पॉजिटिव वाले का मास डिक्रीज होता है, नेगेटिव वाले का मास इंक्रीज हो जाता है। एक क्वेश्चन का आंसर मिला। अब दूसरे क्वेश्चन को जान लेते हैं। हम कैसे याद रखें कि किस चीज को किससे रब करें,
कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, किससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किसके अंदर जाएंगे, चिंता मत कीजिए। हमारे पास एक सीरीज है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इस सीरीज की हेल्प से आप बता सकते हैं कि किस पे प्लस का चार्ज आएगा किस पे माइनस का। तो यहाँ पर एक लिस्ट बनी है लंबी सी, जल्दी से याद कर सकते हैं। ह्यूमन स्किन है, ग्लास, ह्यूमन हेयर, नाइलॉन, वुल, कैट फर, सिल्क, पेपर, कॉटन, वुड, एम्बर, रबर, एबनाइट। सर कौन कौन सा याद करें? सबसे मेन देखें ये ह्यूमन स्किन, ठीक है, इसको अच्छे से याद कर ले। फिर ग्लास को, फिर ह्यूमन हेयर को, फिर सीधा जंप कर सकते हैं वुल या कैट फर, एक ही चीज इसको मान लीजिए आप, ठीक है। स्किन मान लीजिए किसकी, एनिमल की, जो कि फ्लफी वाले हों। फिर आप सीधा चले किस पे, एम्बर पे चले, फिर रबड़ पे चले, देन एबोनाइट पे, ये बीच वाले स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सिल्क को भी थोड़ा देख सकते हैं। अब इनमें है क्या, जो लिस्ट में ऊपर है, यानी ये वो चीजें हैं जो जनरली पॉजिटिव होती हैं। ये जनरली पॉजिटिव होती है मतलब ये क्या करती हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करती हैं। नीचे की तरफ वो ऐसे मेटेरियल हैं जो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जो क्या करते हैं बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा कि आपने क्या किया ह्यूमन हेयर्स के साथ, ह्यूमन जो हेयर है, बाल है, उनके साथ रब किया, किसको, आपने रबड़ का, आपके पास कोई चीज है रबड़ या प्लास्टिक की, आपके पास कोई चीज है, इन दोनों को रब कर रहे हैं। अब प्लस का कौन सा माइनस का कौन सा। अब आप बताएं लिस्ट में ऊपर कौन है, लिस्ट में तो ह्यूमन हेयर, तो यानी ये होगा पॉजिटिव चार्ज, और जो लिस्ट में नीचे है उस पर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज। यानी इलेक्ट्रॉन ह्यूमन हेयर से निकल के किस में जाएंगे, रबर में। तो इस तरह से इस सीरीज का आप यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का, तो ये था हमारा इलेक्ट्रो सीरीज का कंसेप्ट। अब एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। को मिस बिल्कुल नहीं करना, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं इस अगले कंसेप्ट से। जल्दी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, आवेश है उसके गुण कौन कौन से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी देखी वो है पोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब टाइप। तो चार्ज होते हैं दो तरह के, पॉजिटिव और नेगेटिव, सब बच्चों को पता है, ठीक है। चार्ज दो तरह के, पॉजिटिव नेगेटिव, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था, याद होगा। दूसरा, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये जो चार्ज है ये किस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर है, क्या ये वेक्टर है, क्या ये रेशो है, क्या ये टेंसर है। तो आप सब बच्चों को पता है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन नहीं होती। तो यानी चार्ज के कंसेप्ट में कहीं भी आपको डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं चार्ज से, ठीक है। फिर आता है नेचर ऑफ फोर्स। चार्ज की वजह से किस तरह का फोर्स लगता है। चार्ज अगर दो है प्लस माइनस के, तो फोर्स भी दो तरह के होंगे। सेम चार्ज है अगर एक जैसे, प्लस प्लस है तो रिपेल करेगा, माइनस माइनस है तो भी रिपेल करेगा। और अलग अलग चार्ज है तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो फोर्स हो सकता है बेटा अट्रैक्टिव भी, और दूसरा रिपल्सिव भी हो सकता है, दोनों तरह का हो सकता है। अट्रैक्टिव कब होगा, जब अनलाइक चार्ज होंगे, एक जैसे ना हो, एक प्लस का दूसरा माइनस का, एक से अलग। रिपल्सिव कब होंगे, जब वो एक जैसे चार्ज होंगे, जब क्या होंगे वो लाइक चार्ज। समझे नेचर को। अब आता है इनवेरियंस ऑफ चार्ज, समझे इसको। एक चार्ज अगर रुका हुआ है या फिर वो चल रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी चार्ज की वैल्यू पे। एक 5 गुलाम का चार्ज चाहे बैठा है, 5 गुलाम का चार्ज चाहे भाग रहा है, 5 गुलाम का चार्ज अगर गिर रहा है, वैल्यू उतनी ही रहेगी। यानी चार्ज की वैल्यू जो रेस्ट वाली पोजीशन पे है, वही चार्ज की वैल्यू किस में होती है, मोशन वाली कंडीशन में। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है इनवेरियंस ऑफ चार्ज। याद रख लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, मास पे इफेक्ट पड़ता है, आपने पढ़ा होगा जब कोई चीज मूव करती है तो उसके मास पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन चार्ज पे नहीं पड़ता, याद रखोगे। अगला देखें, चार्ज एंड मास। चार्ज एंड मास का मतलब, मैं आपको बोल दूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास है तभी उस पर चार्ज होगा। सुनना जरा, मास है तभी चार्ज होगा, बिल्कुल ठीक ही तो कहा। मास है इसका मतलब वो किसी चीज से बना है, किसी चीज से बना है तो एटम होंगे, एटम होंगे तो ही तो उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होने के चांस है, तभी तो उसका चार्ज होगा। क्या ऐसा हो सकता है किसी पे चार्ज हो लेकिन मास ना हो? नहीं। अगर मास नहीं है तो एटम प्रोटॉन नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तो चार्ज कहां से आएगा। इसलिए आप बोल सकते हो कि चार्ज विदाउट मास नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। चार्ज के लिए मास होना जरूरी है, समझे। चलते हैं अगली प्रॉपर्टी पे। स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक का मतलब अगर चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज बेचारा रुका हुआ है, तो क्या करेगा, तो रुका हुआ चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड बना लेता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बोले कि स्टैटिक चार्ज क्या करता है, वो
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ध्यान देना ये। ठीक है, रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। मूविंग चार्ज, अगर चार्ज चल रहा हो तो क्या करेगा? चार्ज तो दो तरह से चल सकता है सर, एक तो यूनिफॉर्म मोशन में हो, फिक्स वेलोसिटी के साथ चल रहा हो। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है, फिक्स वेलोसिटी में है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएगा ही बनाएगा। चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाया, अब वो मूव कर रहे। अब मोशन ऑफ चार्ज को तो करंट बोलते हैं, जहां करंट होता है वहां मैग्नेटिक फील्ड अपने आप आ जाता है। यानी यूनिफॉर्म मोशन वाला चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ क्या बना देता है? मैग्नेटिक फील्ड भी बना देता है। क्या बना देता है? मैग्नेटिक फील्ड। याद रखेंगे, रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड, चल रहा चार्ज वो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रिक भी बनाएगा, मैग्नेटिक भी बनाएगा। अब आता है कि सर अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी में नहीं है, एक्सेलरेट हो रहा है, उसकी या तो वैल्यू चेंज हो रही है, किसकी? वेलोसिटी की, या डायरेक्शन चेंज हो रही है, उस केस में चार्ज क्या करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाया, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या बनाएगा? वो बनाता है एक स्पेशल तरह की वेव, जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब एक चार्ज एक्सेलरेट कर रहा हो तो वो बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसको बोलते हैं ईएम वेव्स। कहाँ पर पढ़ा आपने? याद कीजिए, एटम के, अगर परमाणु के अगर आपने मॉडल पढ़े हो, उसमें जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसकी एक कमी थी, इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट में न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, उसकी एनर्जी लगातार कम होती रहेगी, वो न्यूक्लियस से टकरा जाना चाहिए। अब एनर्जी कम क्यों होती है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन वो तो चार्ज है, चार्ज की तो बात हो रही है, वो घूम रहा है, यानी उसका एक्सेलरेटेड मोशन है, और वो एनर्जी लॉस करेगा। कहाँ से आएगी एनर्जी? वो बनाता है ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इस तरीके से वो एनर्जी लॉस करता था। तो बेटा याद रखेंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है एडिटिविटी। एडिटिविटी का मतलब ऐड होना, कि किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी के अंदर ऐसे बहुत सारे चार्ज है, मान लीजिए जैसे टुकड़ों में है, यहाँ पर प्लस का 2 है, यहाँ पर प्लस का 3 है, माइनस का 5 है, प्लस का 2 है, माइनस का 1 है। इस बॉडी का टोटल चार्ज कितना होगा? तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, तो जो टोटल चार्ज होगा वो सिंपली हर एक का क्या होगा बेटा? सम होगा। जितने भी चार्जेस है उसको जोड़ दो, सिंपल ऐड करना है, स्केलर है इसलिए इसको सिंपली आप एल्जेब्रिक ऐड करो। प्लस का है तो प्लस का रखो, माइनस का है तो माइनस का रखो। जैसे इसमें ये प्लस का 2 कूलम है, प्लस का 3 कूलम, और प्लस का ये रहा 2, माइनस का 5 है, माइनस का 1 है। अब ये कितना हुआ? 5 और 2 7 हुए, प्लस का 7 माइनस का 6, कितना है बेटा? प्लस का 1 कूलम। तो टोटल चार्ज प्लस का 1 कूलम हो। समझे इस चीज को? तो एडिटिविटी का मतलब टोटल चार्ज सिंपली ऐड करना है। अगली प्रॉपर्टी आती है कि रिपल्शन एज श्योरेस्ट टेस्ट। अब रिपल्शन एज श्योरेस्ट टेस्ट का मतलब समझे इसको। अब मान लीजिए आपके पास बेटा ऐसे दो ऑब्जेक्ट हैं, ऐसे दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक का नाम ए, एक का नाम बी। इनमें से एक पे चार्ज है, एक पे नहीं, ठीक है, एक पे चार्ज है, एक पे नहीं। आप क्या किया, उसके पास एक ऐसे बॉडी लेके जिसपे प्लस का चार्ज इसके पास लेके, देखा ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, दोनों अट्रैक्ट हुए। तब आपने सोचा कि प्लस वाले की दोनों की तरफ, दोनों को अपनी ओर खींच रहे हैं, तो इस पे भी माइनस का होगा, इस पे माइनस होगा, जनरली यही सोचेंगे। अब दूसरी बार क्या किया, आप उन दोनों के पास ए और बी के पास एक तीसरा चार्ज लेके गए, लेकिन इस बार लेके माइनस का। अब बताओ क्या होगा? क्या इस बार दोनों अट्रैक्ट होंगे या दोनों रिपेल होंगे? आपने क्या देखा कि ये अभी भी अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन ये वाला क्या हुआ? रिपेल हुआ। सोचो सर ऐसा क्यों हुआ होगा, सोचो सोचो। अब अगर मैं बी की बात करूं, मैंने माना कि बी पे माइनस का चार्ज है, ये चार्ज बॉडी बी पे माइनस है, तो देखो पहले केस में, ये जो पहला एग्जांपल था, तो इस माइनस वाले को प्लस ने अट्रैक्ट किया, बिल्कुल ठीक किया। दूसरे केस में क्या हुआ कि इसका माइनस और ये माइनस एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, रिपल्शन हुआ। तो ये ए दोनों बार अट्रैक्ट क्यों हुआ होगा? क्योंकि ए था अनचार्ज, और इंडक्शन की वजह से ये पहले भी रिपेल हुआ और अब भी रिपेल हुआ। तो हमें क्या पता लगा, ए जो है वो है अनचार्ज, दोनों बार अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि इंडक्शन हो रहा है, लेकिन बी है चार्ज, और चार्ज की वजह से तो एक ही टाइप का फोर्स लगेगा उस पर। तो हमें किस चीज ने बताया कि चार्ज बॉडी अनचार्ज? क्या हमें अट्रैक्टिव फोर्स से पता लगा या रिपल्शन वाले से पता लगा? तो रिपल्शन वाले से पता लगा, इसलिए रिपल्शन को श्योरेस्ट टेस्ट भी कहा जाता है। रिपल्शन को क्या कहा जाता है? श्योरेस्ट टेस्ट। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम चार्ज की और प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, जैसे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट, एंड देन हम फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। जय हिंद, जय भारत।